हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और सभी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौर्य साम्राज्य का अगला शासक अशोक महान। अशोक महान का जो समय है ये 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। तो पढ़ते हैं अशोक महान के बारे में विस्तृत रूप से। बिंदुसार का पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। लगभग 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में इसका विधिवत रूप से राज्य अभिषेक होता है। अशोक शासक बनने से पहले तक्षशिला एवं उज्जैन का राज्यपाल रह चुका था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है, यानी अशोक को पुराणों के अंदर है अशोकवर्धन कहा गया है। आगे चलते हैं। अशोक की एक पत्नी का नाम महादेवी था जो शाक्य जाति की थी। इसी पत्नी से अशोक को महेंद्र तथा संघमित्रा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। एक अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम कारुवाकी मिलता है जो तीवर की माता थी। यानी एक अभिलेख के अंदर अशोक की पत्नी है, उसका नाम कारुवाकी मिलता है और उसके पुत्र का नाम तीवर था। अभिलेखों में अशोक को देवना प्रियदर्शी तथा एक राजा के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उदयगोलम अभिलेख और नेटूर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी ये जो 4 अभिलेख है, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम एवं नेटूर, इसके अंदर अशोक को अशोक कहा गया है। इसके अलावा जो कल्हण है जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है और कश्मीर के इतिहास से संबंधित इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राज तरंगिणी, इसके अनुसार अशोक ने झेलम या वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर आएगा अशोक ने की थी। इसके अलावा अशोक ने नेपाल में ललित पतन नामक नगर भी बसाया था। यानी नेपाल के अंदर भी ललित पतन नामक नगर बसाया था या इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा एवं जनता की भलाई के लिए धर्म का प्रतिपादन, लोक कल्याण की भावना और सार्वजनिक स्थानों पर अभिलेख लिखवाए थे। बाद में अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज नामक राजा शासन करता था और उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। अब जो कलिंग युद्ध है इसके संभावित कारण
देखने पे हमें मालूम चलता है कि प्रथम कारण था कि अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था, इसलिए इसने कलिंग पर आक्रमण किया। दूसरी जो बात आती है कि कलिंग है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए अच्छे हाथी प्राप्त करने के लिए इसने कलिंग पर आक्रमण किया। तीसरी बात यह है कि कलिंग उस समय जो समुद्र किनारे होने के कारण समुद्र के द्वारा बाहरी राज्यों में व्यापार अच्छा होता था, तो समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इसका व्यापार में अच्छा महत्व था, इसलिए अशोक ने इस पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। लेकिन इस युद्ध के कारण अशोक का मन बहुत विचलित हो गया, द्रवित हो गया। उसने जब घायल सैनिकों को देखा, रोते चिल्लाते सैनिकों को देखा, तो उसका मन ये युद्ध के प्रति घृणा से भर गया, मन इसका बहुत विचलित हो गया। तो इस युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और रणघोष के स्थान पर धम्मघोष को अपनाया, यानी जो रणभेरी है उसको छोड़ दिया और धम्मभेरी है इसको अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की थी। इसके अलावा अशोक ने बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ी समूह में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें करण चौपार गुफा, विश्व झोंपड़ी गुफा एवं सुदामा गुफा प्रमुख है। और ये गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। इसके अलावा इन गुफाओं के पास में एक गुफा और है जिसे नागार्जुनी गुफा कहा जाता है। अशोक के जो शिलालेख है वह बहुत प्रसिद्ध है, अलग अलग जगहों पे ये शिलालेख मिले हैं, विश्व प्रसिद्ध है। तो अशोक के शिलालेखों की खोज इसमें टिम्पलेटर ने सन 1750 ईस्वी में की थी। और सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसकी लिपि को पढ़ा था। यानी जो खोज है वो टिम्पलेटर ने की 1750 ईस्वी में, और अशोक के जो शिलालेख पढ़ने का जो काम है वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अब अशोक ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने शासन के वर्षों के दौरान है, तो देखते हैं इसके बारे में। अशोक ने शासन के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। इसके बाद अशोक शासन के 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। अशोक 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। इसी तरह अशोक शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। अशोक ने शासन के 18वें वर्ष में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और दोस्तों मेरा जो चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और 2 जैन महासभाएं हुई थी उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें विस्तृत रूप से बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो अशोक के प्रवर्तिक शासक थे जिसमें जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुक, देववर्मन आदि शासकों का नाम आता है। यानी अशोक के बाद में जालोक ने, कुणाल ने, दशरथ ने, संप्रति ने, शालीसुक ने, देववर्मन ने आदि मौर्य शासकों ने
जो मगध पर शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धदत्त था, जिसकी हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली थी। यानी मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो वृद्धदत्त था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 184 ईसा पूर्व में। और शुंग वंश शुद्ध ब्राह्मण वंश था। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुद्ध ब्राह्मणवादी वंश की स्थापना करता है। और ये देखिए दोस्तों, जिसमें जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। मोगलीपुत्र तिस था। इसके अलावा जो एक अभिलेख मिला है जिसको जो कौशाम्बी में स्थापित था और बाद में प्रयाग है इसके अंदर स्थापित किया गया, तो प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। और इसमें जो अशोक की रानी है कारुआ की, इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस अभिलेख में यानी जो रानी का अभिलेख है या कौशाम्बी अभिलेख है या प्रयाग स्तंभ लेख है, तो इस अभिलेख में स्त्री महामात्र अशोक की रानी कारुआ की तथा अशोक के पुत्र तीवर की चर्चा इसके अंदर की गई है। तो ये थी दोस्तों अशोक महान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों आपसे इतना निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जब आप थोड़ा मोटिवेशन देते हैं तो और भी हमारा मन करता है कि आगे से आगे आपके लिए नया वीडियो बनाया जाए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।